जय हिंद साथियों। आज हम एक फिर आपके बीच में ऐतिहासिक स्थल, वो भूमि जिस भूमि पर अंग्रेजी हुकूमत ने के विजय के द्वार खोल दिए थे और भारत की गुलामी की दास्तां अंग्रेजों के वहीं से जानी शुरू हुई। आज हम बक्सर के प्रसिद्ध उस ऐतिहासिक स्थल पे आप पहुंचे हैं जो बक्सर के युद्ध के नाम से हमारे इतिहास में प्रसिद्ध है और हमारे क्लास 8 में, कक्षा 8 में बच्चों को इतिहास में पढ़ाया जाता है। सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था बक्सर का, वो बक्सर का युद्ध इसी स्थान पे हुआ था और 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। आइए मैं एंट्री कर, सामने से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये विजय स्तंभ है जो भारत सरकार ने अपने उन शहीदों के प्रति एक विजय स्मारक के रूप में इसको बनवाया है। आगे आपको मैंने गेट दिखाया था। आइए हम अंदर चलते हैं और आपको इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बार पहले मैं आप सब लोगों को इसके कैंपस, जो अब तो सिमट के छोटे हो गए हैं, पहले बहुत बड़ा मैदान था। अब इन पत्थरों को आप देखिए, इन पत्थरों पे देखिए, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है और आगे आप देख रहे हैं ऊपर कुछ बहुत से पत्थर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इधर से आइए, कैमरामैन इधर से आते रहे, छायाकार महोदय, और उधर से आप, इस पे भी आप सीढ़ियां बनाई गई हैं, हम यहाँ से चढ़ सकते हैं। ये आपको मैं दिखा दूं, ये सब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए ये पत्थर थे और आपको इसमें लड़ाई के बारे में थोड़ा सा दिया है। मैं इतिहास पर चर्चा करूंगा। लिखा है कि बक्सर की लड़ाइयां विजय स्मारक। इस युद्ध क्षेत्र में सन 1764 ईस्वी में मेजर हैकर मनीरो ने अवध के नवाब वजीर सुजाउद्दौला को पराजित किया, जिसके कारण बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजी राज्य को प्राप्त हुई। ये अंग्रेजों ने अपना विजय स्तंभ बनाया था। और छायाकार महोदय इसको थोड़ा नजदीक से दिखाएं। ये चूंकि हिंदी में लिखा हुआ है और बताया गया, स्पष्ट बताया गया, अंग्रेजों ने स्पष्ट लिखा था हिंदी में कि इस युद्ध क्षेत्र में, ये जो युद्ध का मैदान है, इस मैदान में अंग्रेजों ने 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाब, जो तत्कालीन नवाब थे सुजाउद्दौला थे, उनको इस स्थान पर पराजित किया था और यहाँ पर पराजित हुए थे। और उनकी इस पराजय के कारण अंग्रेजों को 3 प्रांत, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों को उनकी जो है दीवानी प्राप्त हो गई, अर्थात उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और भारत में विजय के द्वार और पैर फैलाने का जो उनका मकसद था वहीं से पूरा हुआ। अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई और इस विजय स्तंभ को बाद में हमारा देश जब आजाद हुआ, इसको तोड़ करके हटा दिया गया है। उनकी गुलामी की जो दास्तां थी, हमारे तत्काल गवर्नमेंट ने इसको तोड़ के, देख रहे हैं यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है, वहां पे कहीं अंग्रेजी में लिखा हुआ, मैं आपको भी दिखाऊंगा। और समझ छायाकार महोदय देखिए, यहाँ पे किसी दूसरी भाषा में, हमको लगता है कि यहाँ पे ये संभवतः बंगला भाषा है, उसमें लिखा हुआ, उसी चीज को लिखा हुआ है जो चीज को मैंने बताया कि 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला को इस युद्ध में परास्त करके अपने विजय प्राप्त किया था, जिससे 3 राज्यों, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, देखिए वही चीज है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। यानी 4 स्तंभ मिले हैं हमको और ये चारों स्तंभ हमको लगता है संभवतः 4 दिशाओं में लगाए गए, जो अपने विजय की प्रतीक के रूप में उन लोगों ने लगाया था कि उन्हें विजय प्राप्त करके अपने विजय चिन्ह को हम लगा दिए। आइए हम चलते हैं, चर्चा करते हैं। ये इस इतिहास को देख सकते हैं आप, चारों तरफ से बाउंड्री छोटी हो गई है, पहले संभवतः बीच में यहाँ पे कुआं था और ऐसा माना जाता है कि इस कुएं में भारतीय सैनिकों के हथियार को डाल करके दफन कर दिया गया। अब आप देख सकते हैं, आइए हम आपको लिए चलते हैं अपने साथ उस ऐतिहासिक विजय स्तंभ के सामने, जिनका हम नमन बारंबार करते हैं और करते रहेंगे। आने वाली पीढ़ियां इसको याद करती रहेंगी। हम आइए आपको लिए चलते हैं। इसको सरकार ने वर्तमान में, देख रहे हैं पे घास उस आ गई है और संभवतः बरसात की वजह से घास की संख्या ज्यादा हो गई है। गेट खुले रहते हैं जो हमारे भारत के नागरिकों के लिए, दर्शन के लिए, ये अपने देश के इतिहास को जान पावे। तो आप देख सकते हैं सरकार ने यहाँ पे कार्य किया है, लेकिन अब यहाँ पे और ध्यान देने की जरूरत है। और वो जरूरत यह है कि इसका सुंदरीकरण करके जगह जगह उसको प्रतीकों के रूप में, चित्र के रूप में दिखाया जाए, जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अपने इतिहास को याद रख सकें कि हमारा इतिहास देश का क्या कहता है और किस प्रकार से हम लोगों ने इस देश से पहले हम लोग गुलाम रहे, हमारे पूर्वज गुलाम रहे और आजादी हमें किस प्रकार प्राप्त हुई। आइए हम आपको लिए चलते हैं विजय स्तंभ पे और हम नमन करते हैं इस विजय स्तंभ का, इस मातृभूमि का, इस मिट्टी का, जिसने हमारे इतिहास को आज भी उस अंग्रेजों के
काली हुकूमत और उसकी दास्तां से मुक्त कराने के लिए हमारे जो वो आत्माएँ हैं, जो यहाँ कहीं विद्यमान होंगी, जो अदृश्य रूप में सुन रही होंगी, उन सभी को नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने देश के लिए लड़ा और देश के लिए शहीद हुए। तो मैं चलता हूँ थोड़ा-सा इसके बारे में। अभी गेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, तो आप लोगों की किताब में पढ़ा है, जो तो जानते ही हैं कि बक्सर का युद्ध इस स्थान पे हुआ था। तो जो गेट पे लिखा था उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि गेट पे क्या लिखा हुआ था और क्या उसके बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, बक्सर का युद्ध जो हुआ बक्सर का युद्ध जो हुआ था भारतीय इतिहास में मील के पत्थर के रूप में स्थापित। बक्सर की लड़ाई की स्थली कतकौली, जिस स्थान पे हम उपस्थित हैं, इस गांव का नाम है कतकौली। कतकौली का यह मैदान जिले की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को इस मैदान पर बक्सर की लड़ाई हेक्टर मुनीरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनीरो हेक्टर मुनीरो उसका कमांडर था अंग्रेज सेना का, और बंगाल का जो नवाब था सुजाउद्दौला, जिसे मुगल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम की सेनाओं के बीच में लड़ा गया। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि महज 3.5 घंटे तक चली इस लड़ाई में एक क्षेत्रीय ताकत बंगाल पर अपनी श्रेष्ठता साबित कर जो शुरुआत अंग्रेजों की बक्सर लड़ाई थी उसकी परिणति थी। मतलब इस स्थान पर मात्र 3.5 घंटा का युद्ध होता है। यह युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में जाता है और यह युद्ध अंग्रेजों के हित के लिए काफी निर्णायक सिद्ध होता है, और यह लड़ाई का महत्व और अधिक तब हो गया क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों ने खुद को मुगलों के एकमात्र विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया। अंग्रेजों द्वारा इस मैदान में एक स्मारक बनवाया गया था, जिसका मैं अवशेषों को टूटे हुए मैं दिखाया हूँ, जिसे बाद में तोड़ दिया गया। इसे बाद में तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि इसके पूरब में 2 मज़ारें हैं। अब मैं तो देख नहीं पाया हूँ कहाँ पे है, लेकिन कह रहा है कि मज़ारें हैं और सुजाउद्दौला के सैनिकों की मज़ारें हैं। वो जो दोनों मज़ारें हैं, वो सुजाउद्दौला के सैनिकों की मज़ारों को एक प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। कहा जाता है कि इस मज़ार से सटा हुआ एक कुआँ है, जिसमें भारतीय सैनिकों के हथियार दफन कर दिए गए हैं। ये तो रहा युद्ध की बात। अब रही बक्सर के युद्ध के परिणाम। ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजों ने अपनी सैनिक श्रेष्ठता साबित कर केवल व्यावसायिक हितों के लिए इसका इस्तेमाल किया, और इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का कर संग्रह यानी कि लगान टैक्स लेने का अधिकार अपने अंदर कर लिया। राजस्व इस कब्जे के साथ अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में दस्तक दी। मतलब राजस्व जब वसूलने लगे तो भारत की राजनीति में उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अखंडित राष्ट्रीयता यानी हमारी जो राष्ट्रीयता की भावना थी उन लोगों में टूटी हुई थी। हम एक नहीं थे उस समय। हमारे अंदर विचारों के अंदर भेद था। हम अनेक के रूप में थे। हमारे अंदर बहुत भेद थे। आपसी फूट और लालच, द्वेष आदि से खोखली हो चुकी भारतीय ताकतों की 1.5 लाख की विशाल किंतु पुरातन सेना पर अंग्रेजों की 10,000 की आधुनिक सेना की निर्णायक हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। उस समय भारतीय सैनिकों की जो संख्या थी वह 1.5 लाख थी, लेकिन विदेश की धरती से आए अंग्रेज जिनकी संख्या मात्र 10,000 थी, वो आधुनिक हथियारों से लैस थे, और हमारी जो देश की सेनाएं थी वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई थी उस समय के हिसाब से। वो पुराने परंपरागत तरीकों से युद्ध लड़ रही थी, लेकिन अंग्रेजों 10,000 से सेनाओं से पूरे भारत को उन्होंने अपने साम्राज्य को गुलाम कर लिया। आपसी फूट, राष्ट्रीयता की भावना में कमी और लालच, द्वेष आदि दे करके हम भारतीयों के साथ खूब विश्वासघात करके देश को जम के लूटा। उनका उद्देश्य शासन करना नहीं था, व्यवसायिक व्यवसाय के लिए इस्तेमाल करना, यहाँ के कच्चे माल को अपने यहाँ ले जाना और यहाँ की धन संपदा को लूट के अपने यहाँ ले जाना। कह रहा है कि हम अगले लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी का जो शिकंजा भारत पर कसा रहा, उसकी शुरुआत के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में यह मैदान आज भी इस लड़ाई के परिणाम से हमें से जवाब मांग रहा है। क्या हम अपने इतिहास से कोई सबक लेंगे या फिर सांप्रदायिक, जातीय, क्षेत्रीय मुद्दों पर बंटकर कमजोर हो जाएंगे? राष्ट्र के रूप में हमारा भविष्य इसी पर निर्भर है। तो आज ये जो मैदान है, आज ये मैदान साथियों हम लोगों से शिलापट पर भी अंकित है, करवाया गया है। ये जवाब मांग रहा है। क्या पहले की तरह से हम आपसी फूट, आपसी विद्वेष, लालच, द्वेष, ईर्ष्या, जातीयता, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, इन सभी ज्वलंत समस्याओं में उलझे रहेंगे तो देश की एकता और अखंडता कायम रह पाएगी? नहीं। इसी एकता की फूट का, जब हम अनेक थे, एक नहीं थे, इसी आपसी विद्वेष का, आपसी लड़ाई का फायदा उठा करके यह मैदान आज भी गवाही दे रहा है कि अब भी चेत जाओ, नहीं तो एक बार अंग्रेजों ने हम लोगों को इस मैदान में परास्त किया था तो 200 वर्षों तक शासन किया।
और उसको हटाने के लिए आप सब लोग जानते हैं कितनी कुर्बानियां, कितनी शहादत हमारे देश के वीर नौजवानों ने, युवाओं ने, माताओं ने, बहनों ने, सबने अपना योगदान करके देश को आजाद करा है, तब जाकर के हम आजाद हुए। लेकिन आज यह मैदान फिर चीख करके हमारे सामने उसी बात को दोहरा रहा है कि हम एक रहें, अगर अनेक रहेंगे तो हमसे सीख लो कि फिर हम गुलाम हो जाएंगे। एकता का पाठ नहीं पढ़ेंगे, आपसी विद्वेष की भावना को दूर नहीं करेंगे, ईर्ष्या की भावना को दूर नहीं करेंगे और बंटने का, यदि हम बटेंगे, अभी एक नारा चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो नारा का अर्थ कई प्रकार से आप ले सकते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, यानी हमारा भारत का नक्शा छोटा हो सकता है, अगर बट जाएंगे तो जुटे रहेंगे तो नक्शा को बड़ा कर लेंगे और देश की एकता और अखंडता के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। देश हमारा एक है और हम सब लोग एक हैं। यहाँ समानता, एकता, भ्रातृत्व और बंधुत्व की भावना का विकास हम सब भारतीय होना चाहिए। यही हमारी सच्ची देश सेवा है, सच्ची देश प्रेम है। आज इस स्मारक जो बनाया गया है, इस मैदान में हमारे भारतीय सैनिकों के याद में आज हम इस स्मारक के नीचे बैठ करके, आइए हम सब लोग यह शपथ लें कि हम सब मिल करके एक रहेंगे। यह स्मारक चीख चीख के बोल रहा है, जब हम अनेक थे तो हमारा हालत क्या हुआ, हम गुलाम हो गए। तो हमें फिर नहीं गुलाम होना है और देश की एकता और अखंडता कायम रखने के लिए किसी भी प्रकार की अगर जरूरत पड़ती है तो तन मन धन और यहाँ तक कि जान को न्यौछावर करने के लिए भी हम तैयार रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।